अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। ओके सर, स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज पहला सेशन है हमारा इंशाल्लाह नॉर्थ कैंपस में। ओके, आप लोग उम्मीद है F7 क्वालिफाइड होंगे एटलीस्ट, है ना? F6 भी कुछ ने दे दिया होगा? नहीं दिया? F9 फर्स्ट पेपर, शाबाश। तो हम आज करना क्या है सर, आज का एजेंडा क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो सबसे पहले इंशाल्लाह आपको सबसे पहले ये सिखाएंगे कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्यों बकिया सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, कैसे। ठीक है, एक तो ये सिखाना है। दूसरा, आपकी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड की जॉब है उसमें ये पेपर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दूसरी चीज ये होगी इंशाल्लाह। तीसरी चीज जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो ये डिस्कस कर रहे होंगे कि सर व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या चीज है, ये क्यों बनी दुनिया में, इसका रीजन क्या था, और क्या हम सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे फाइनेंस को मैनेज कर रहे होते हैं या पर्सनल लेवल पे भी फाइनेंस को मैनेज कर रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन का पार्ट होगा। फिर आपको ये सिखाया जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट दूसरे पेपर से कैसे अलग है, यानी कि जो आप पेपर पढ़ के आए, लेट्स से रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ के आए, ठीक है, ये पेपर उन पेपर से कैसे मुख्तलिफ है और इसमें आपका रोल क्या होगा। देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब जहाज एरोप्लेन की बात करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ करते हुए जो है वो तबाह हो गया या लैंड करते हुए तबाह हो गया। ये न्यूज आपने अक्सर सुनी है, अल्लाह ताला कभी ना सुनाए, लेकिन एक बात है, हुआ क्या सर? हुआ ये कि एक वर्ड होता है अप्रोच। ये जो आपकी एयरलाइन की जो जबान है उसमें भी इसी वर्ड को कहा जाता है, अप्रोच। वो अप्रोच अगर कहते हैं प्लेन की सही ना हो ना, तो प्लेन ना टेक ऑफ सही कर सकता है ना लैंड सही कर सकता है। अप्रोच मैटर्स, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप जब भी कोई पेपर पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यार इस पेपर की मुझे अप्रोच क्या रखनी है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल से इस बात को समझाता हूँ। जैसे आप एक अकाउंटिंग का पेपर जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको डबल एंट्रीज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको लेजर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस ट्रायल बैलेंस को यूज करके आप क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? ऐसा ही करते हो। सर ये क्या करते हो पता है? वो जो अक्सर हम लोग को ताना दिया जाता है ना, CACC वालों को, ICM वालों को, कि तुम लोग मुंशी बनने के लिए बैठे हुए हो, वो क्यों ताना दिया जाता है पता है? वो इसी वजह से दिया जाता है कि तुम लोग का क्या रोल है, तुम तो बैठ कर वो जो पीछे हुआ है ना उसका हिसाब किताब कर देते हो। यानी कि एक अकाउंटेंट का रोल क्या होता है कि जो पास्ट में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको प्रेजेंट में रिकॉर्ड करना और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचाना, राइट? आप यही करते आ रहे हैं, अकाउंटिंग के पेपर्स में ही करते आ रहे हैं, चाहे रिपोर्टिंग का पेपर या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हो, आप यही करते आ रहे हैं, राइट? बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा। मेरा आपसे एक सवाल यह है कि आप एज ए अकाउंटेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, क्या उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप अपने डिसीजन से कोई फिगर चेंज कर सकते हैं? सेल को चेंज कर सकते हैं, परचेज को चेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर हो ही नहीं सकती, पास में ट्रांजेक्शन हो चुकी है। मेरा उसमें कोई रोल, मेरा रोल यह है कि मैं उसको एनालाइज करूं और प्रेजेंट में रिकॉर्ड कर दूं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचा दूं, है ना? एक अकाउंटेंट का यही रोल है, टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ठीक। सर आज तक जो आप पढ़ते आ रहे थे ना वो ये पढ़ रहे थे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। सर इस पेपर में क्या नया करूंगा? हाँ, अब उसको सुने। इस पेपर में आपने पास्ट और प्रेजेंट को एनालाइज करना है और फ्यूचर के बारे में सारे डिसीजन मेकिंग करनी है। अपने आप को पहले क्लियर करो कि ये पेपर व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट अबाउट, हम क्या करने जा रहे हैं इसमें। सर आप करने जा रहे हो पास्ट को और प्रेजेंट को एनालाइज करोगे और फिर फ्यूचर के हवाले से डिसीजन मेकिंग करोगे। तो इस पेपर में तुमने एज अ अकाउंटेंट नहीं पढ़ना है, इस पेपर को तुमने पढ़ना है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, एज अ फाइनेंशियल डिसीजन मेकर। मैं एक लफ्ज कह देता हूं उसमें मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ एंटरप्रेन्योर, है ना? ये वर्ड जब मैंने कहा तो अब आप सारी बातें समझ गए कि एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकर भी होता है, एंटरप्रेन्योर न्यू आइडियाज को भी लेकर आता है, रिस्क टेकर भी होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने वाला होता है, राइट? यस। सो द अप्रोच फॉर दिस पेपर विल बी, यू विल स्टडी दिस पेपर एज एन एंटरप्रेन्योर। आप इस पेपर को एज एन एंटरप्रेन्योर पढ़ेंगे।
समझ में आ रही है? आपने इस पेपर को एज ए अकाउंटेंट, और आपसे कोई पूछे क्यों, तो आप उसको जवाब दें कि देखो मैं इस पे बुक कीपिंग नहीं कर रहा, मैं इस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी बनाऊंगा, मैं इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना सीखूंगा, फिर उन बेसिस पर मैं फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करूंगा। तो फिर पता ये चला कि अकाउंटेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद किसी फिगर को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एज अ फाइनेंशियल मैनेजर मैं एज अ डिसीजन मेकर फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आज ही बैठ के चेंज करने की एबिलिटी रखता हूं। क्या ख्याल है? अगर मैं अच्छे डिसीजंस लूंगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी पहले वाले से ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्या ख्याल है? ऐसा है या नहीं? पॉजिटिव डिसीजन लूंगा, है ना, हेल्दी डिसीजंस लूंगा, तो यस मैं अपनी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मजीद बेहतर कर सकता हूं आने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको ये पेपर समझ में आया कि किस तरह डिफरेंट है दूसरों से? इसमें आपने बिल्कुल डिसीजन मेकिंग्स पढ़नी है, इसमें आपने कोई पास्ट की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, कुछ नहीं करना। जस्ट यू विल एनालाइज द करंट सिचुएशन एंड देन यू विल टेक द डिसीजन। अब आपके जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि सर वो कौन से डिसीजन है जो हम इसमें लेंगे? ठीक है, अब मैं थोड़ी सी उस पर बात कर लेता हूँ ताकि पूरा आपको फ्रेमवर्क समझ में आ जाए कि इस पेपर में है क्या कुछ। मैं आपको इसकी एग्जांपल से एक बात समझा देता हूँ। बच्चों, आप सो रहे थे, आप सुबह उठे, आपका दिल किया कि यार छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई, मैं आज से शूज की दुकान खोलता हूँ, जूते बेचूंगा। सही है? आपने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मैं एक शोरूम, शूज का शोरूम ओपन करूंगा। ठीक हो गया? ओके ओके। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे ये कहने से क्या दुकान खुल गई? क्या शोरूम खुल गया? नहीं ना। तो बोलोगे सर अगर इस तरह होता तो मैं दिन में 10 शोरूम खोलूं और उसके बाद 10 के 10 बंद भी कर दूं, है ना, क्योंकि सर इस तरह बातों से तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा फिर क्या चाहिए आपको? तो आपने कहा सर मुझे तो रिसोर्सेज चाहिए, मुझे फाइनेंस चाहिए। अच्छा, ये एक सिंगल बंदे की बात हो रही है, कंपनी भी ऐसे ही सोचती है, तो इसलिए पहले हम सिंगल बंदे की बात कर लेंगे, फिर इस पूरी एग्जांपल को कंपनी पे फिट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा फ्रेमवर्क है क्या। फिर उसके बाद आपको समझ में आएगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। तो इस एग्जांपल के बाद अब आपने बोला यार मुझे जो है ना वो शॉप खोलनी है, तो आपको पता चला यार अगर तुझे दुकान खोलनी है तो भाई तुझे पैसा चाहिए। अच्छा, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो फाइनेंशियल जो फाइनेंस का जो वर्ड है वो निकला है रिसोर्सेज से, फाइनेंस से, है ना। ये जो फाइनेंशियल है ये निकला है फाइनेंस से, और फाइनेंस का मतलब होता है रिसोर्सेज, सिर्फ कैश नहीं होता। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज। तो जब मैं रिसोर्स कहता हूं तो इसका मतलब है मैं सारे एसेट्स की बात कर रहा हूं, चाहे कैश एसेट्स हो चाहे नॉन कैश एसेट्स। राइट? यस, तो इस बात को अपने जहन में क्लियर रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रिसोर्सेज। तो जब, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तब मैनेज कर सकते हो, जब रिसोर्सेज होंगे तब मैनेज कर सकते हो? जब होंगे। तो सर इसका मतलब है कि पहले किसी चीज को अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो पहले वो चीज आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए बेटा आपके इस कोर्स ने आपको सबसे पहले जो सिखाना है ना वो यही सिखाना है कि हाउ टू अरेंज फाइनेंस, how to arrange finance, then you will see how to manage finance। तो क्योंकि हमारे पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंस होगा तो मैनेज करूंगा ना भाई। तो इसलिए पहले आपको ये सिखाया जाएगा कि बेटा आप एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन या एज अ बिजनेस एंटिटी, हाउ टू अरेंज रिसोर्सेस। ठीक है, तो हम पूरा इंशाल्लाह आपको वन बाय वन एक एक चीज पे डिटेल में बात करेंगे। तो पहली चीज जो इस कोर्स में आप कवर कर रहे होंगे वो ये कर रहे होंगे कि एक एंटिटी जो है वो किस किस जगहों से और कैसे कैसे रिसोर्सेज को अरेंज कर सकती है। अब वो जो बंदा सुबह उठा था उसने क्या सोचा, शॉप खोलता हूं, तो पहला ख्याल उसके दिल में क्या है कि यार पैसा कहां से आएगा। तो पहले वो सोच रहा है फाइनेंसिंग के बारे में, किसके बारे में सोच रहा है कि फाइनेंस कहां से लाऊंगा। अच्छा, अब जब वो फाइनेंस ले आया, लेट सपोज के अब्बा ने बोला ठीक है बेटा आपको मैं 50 लाख रुपए देता हूं, आप इससे काम शुरू करो। तो आपने कहा यार चलो पहला काम तो हो गया, फाइनेंस अरेंज हो गया। अब मुझे बताओ अगला काम क्या करोगे? वेरी गुड। हम्म, तो मैं आसान बात करता हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर जैसे ही फाइनेंस अरेंज हो जाए अब उसके बाद उसे इन्वेस्ट करेंगे। अब उसके बाद उसको क्या करेंगे? इन्वेस्ट, जिसमें आपकी सारी बातें आ जाएंगी कि सर कौन सी लोकेशन पे खोलनी है, कितनी बड़ी दुकान खोलनी है, फिर फिक्सचर कितने, फर्नीचर कितना, है ना, एसी इक्विपमेंट। अब जितने भी नाम ले रहे हो ये सब क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। तो मैंने कहा ना
दैट्स व्हाई वी विल स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखेंगे। समझ में आती है? तो सर मैंने फाइनेंस को अरेंज किया, अब्बा से पैसा पकड़ लिया, फिर उस पैसे को अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन्वेस्ट करने। तो सेकेंड एक्टिविटी यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो याद रखो, तुम एज अ एंटिटी भी यही सीख रहे होगे कि एक एंटिटी को अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो वो फाइनेंस कहाँ से अरेंज करे, फिर उस फाइनेंस को इन्वेस्ट कैसे करे, कहाँ करे, कब करे, कितना करे, ये सब आप सीखोगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। तो दो डिसीजन पे बात मैं कर रहा हूँ, फाइनेंसिंग डिसीजन, फ्रॉम वेयर शुड आई अरेंज माई फाइनेंस, एंड द सेकेंड डिसीजन विल बी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर आई विल पुट माई इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड डिसीजन ये सीखोगे इस पेपर के अंदर। और आखिरी चीज जो इस पेपर में आपने सीखनी है, अच्छा तुमने दुकान भी खोल ली, जूते भी रख दिए, शीशे भी लगा दिए, एसी भी लगा दिया, अब तुम बिल्कुल रेडी बैठे हो जूता बेचने के लिए। तो बेटा पहला जूता बिका, फिर जूता बिकता रहा, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, अब सेल्स होना शुरू हो गई। तो सेल के बाद क्या लास्ट में कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट। अच्छा जब तुम प्रॉफिट अर्न कर लोगे तो अब्बा के बारे में सोचोगे नहीं सोचोगे? क्यों? पैसा किसने दिया था? तो सुनो, अब्बा मालिक है, पैसा तो अब्बा का लगा हुआ है, ऐसा ही है ना? जिनको हम शेयर होल्डर कहते हैं, पैसा तो उनका लगा हुआ है। अब उस पैसे में से जो प्रॉफिट तुमने अर्न किया है, कुछ हिस्सा अब्बा को भी दोगे ना? उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं? तो तीसरा बड़ा डिसीजन जो तुम पढ़ोगे इस पेपर के अंदर बच्चों, वो पढ़ोगे डिविडेंड डिसीजन। क्या पढ़ोगे? डिविडेंड डिसीजन। तो तीन बड़े डिसीजंस पे तुम्हारा पेपर खड़ा हुआ है। ये मैंने समझो आपको पूरी कोर्स आउटलाइन आपके सामने रख दी है। अब जब मैं कोर्स आउटलाइन खोलूंगा तो उसमें से जितने भी चैप्टर्स देखोगे, कोई फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, कोई इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा, कोई डिविडेंड का पार्ट। तो अब आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछे भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है यार, वो अक्सर दोस्त पूछते हैं इसमें क्या क्या है, तो उसको बोले यार तीन डिसीजन है बस। पैसा अरेंज कैसे करना है, पैसा लगाना कैसे है, और वापस मालिकों को कैसे करना है। आसान हो गया सर। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब पहले मैंने आपको ये बता दिया कि ये पेपर अलग कैसे है दूसरों से, वो आपने सीख लिया। यहाँ सर इसमें मैं प्रेजेंट को एनालाइज करके फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करूंगा। फिर आपसे अगला सवाल सामने लगा, क्या करेगा भाई, किस चीज का डिसीजन करेगा? तो आप क्या बोलोगे, कितने डिसीजन करूंगा? तीन डिसीजन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। अच्छा अगर आप हजम कर सके ना, तो मैं आपको एक मजे की बात और सिखाता हूँ। आप लोगों ने IS 7 पढ़ा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ऐसे ही है? कभी आपने सोचा उसमें तीन ही एक्टिविटीज क्यों होती हैं? कोई मुझे अगर आंसर दे, ऑनलाइन वालों आप हमारे साथ हैं? जी, कोई बच्चा मुझे आंसर दे सकता है कि सर क्यों तीन ही एक्टिविटीज होती है? कभी सोचा आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हुए यार सिर्फ तीन ही क्यों सर, चार क्यों नहीं होती, पांच क्यों नहीं होती, दो क्यों नहीं होती? जी, इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाई देयर आर ओनली थ्री एक्टिविटीज इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? जी ऑनलाइन, इमामा, आयशा, एमन। अब ये SAK क्या है भाई, नाम लिखा करें। जी, आप लोग सोच रहे हैं कुछ, जहन कभी काम किया कि यार तीन ही क्यों होती है? चलो आज सुनो फिर इस बात। दुनिया में जितने भी बिजनेसेस है तुम्हारे, दुनिया में जितने बिजनेस है उनकी बात कर रहा हूँ, एक बिजनेस की बात नहीं कर रहा। देखो कॉन्सेप्ट वही चीज होती है जो सब जगह अप्लाई हो, और रट्टा वो चीज है जो एक जगह अप्लाई हो, है ना? सर आप एक बिजनेस की बात ना करें, आप दुनिया भर के बिजनेसेस की बात करें। वो बिजनेसेस जो काम कर रहे हैं ना, वो बिजनेसेस जो काम कर रहे हैं, वो बिजनेसेस जितने भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे हैं, असल में वो तीन ही चीजों पे बेस कर, यानी कि आप अपने पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज को तीन हिस्सों में ही तोड़ सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस की। अच्छा उसमें सबसे लास्ट एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंसिंग। बीच वाली होती है इन्वेस्टमेंट, और ऊपर वाली होती है ऑपरेटिंग। अब सुनो, तुम्हारे साथ हुआ एक धोखा। सर क्या? ऑपरेटिंग ऊपर रखी जाती है, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। आज के बाद इंशाल्लाह तुम्हें पता होगा कि वो तीन क्यों होती हैं और लॉजिकल सीक्वेंस क्या है। सुनो, फाइनेंसिंग में जो सबसे बॉटम पे होती है, तुम यही सिखाया जाता है तुम्हें कि कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज करेगी, लोन लेगी, शेयर इशू करेगी, याद आ रहा है? वहां पे सारा पैसा वहां दिखाते थे। तो वहां पर आप फाइनेंस अरेंज करते हो। जो लोअर बॉटम पे थर्ड एक्टिविटी होती है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वहां पे तुम क्या अरेंज करते हो बच्चों? रिसोर्सेस, फाइनेंस अरेंज करते हो। फिर उससे ऊपर जाओगे तो क्या पड़ी हुई है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी।
उस पैसे को उठा के क्या कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो। और जैसी इन्वेस्टमेंट कर दी थी, हमने शॉप खोल ली थी, तो क्या शुरू हो गया था, ऑपरेशन। तो यस, द फर्स्ट एक्टिविटी, जिसे हम नीचे से थर्ड एक्टिविटी कह रहे हैं, तो सर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दुनिया के जितने भी कारोबार हैं, वो ये तीन ही काम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में भी सिर्फ कितने ही एक्टिविटीज हैं, तीन एक्टिविटीज। कि पैसा अरेंज कैसे किया, फिर उसको इन्वेस्ट किया, और फिर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो सर ये उसकी थीम थी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की, और यही थीम तुम्हारे इस पेपर की है, जिसे हम कह रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर? अब मैं बस आखिरी बात करता हूं, फिर आपको कुछ चीजें मैं दूंगा जो आपने कॉपी करनी है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सर आपने ये बात तो बहुत अच्छे से समझ ली कि सर फाइनेंस अरेंज करना है, फिर उसको इन्वेस्ट करना है, और फिर लास्ट में डिविडेंड जो है वो मुझे पे करना है। ऐसा ही है, ये तीन काम मुझे सीखने हैं। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक एंटिटी, एक कंपनी जो होती है, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आप आंसर दे सकते हैं? प्रॉफिट मेकिंग, वेरी गुड। दोबारा बोलिएगा। वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त, बहुत अच्छा आंसर है भैया, शाबाश। सर जी, आज के बाद कोई आपसे पूछे कि भाई कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप उसे यही आंसर देंगे, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। जो आपने आंसर दिया वो भी इसी का पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा और ब्रॉड वर्ड है। सर कैसे? हम जब कहते हैं कि हम अपने मालिकों की वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं ना, मालिकों का पैसा है, अब्बा का पैसा तो याद है, तो फिर अब्बा की वेल्थ को मैक्सिमाइज करूंगा क्योंकि पैसे ही उनका है। तो सर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है। अब जब मैंने ये कह दिया, तो आपके जहन में सवाल खड़ा हो गया कि सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या मुराद है आपकी, और कैसे हो सकती है? तो एक बात तो उर्दू की इंग्लिश, या इंग्लिश की उर्दू कर दें कि सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब उसके असासों को मजीद बढ़ाओ, उसकी वेल्थ को मजीद बढ़ाओ। लेकिन कैसे बढ़ाओ, ये बड़ा सवाल है। तो सर उसके दो आंसर है। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के वैल्यू को या वेल्थ को दो तरीके से बढ़ाती है। कितने तरीके से बढ़ाती है? दो तरीकों से। नंबर वन, वो उसको डिविडेंड पे करती है ना? एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या पे करती है? डिविडेंड। नंबर टू, कैपिटल गेन। नंबर टू क्या है? कैपिटल गेन, यानी कि शेयर खरीदा, बाद में महंगा हुआ, बेच दिया, तो ये डिफरेंस में कमाया, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। तो यार याद रखो, याद रखो कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को दो तरीके से फायदा पहुंचाती है, या मैं सादा लफ्जों में कहूं कि दो तरीके से उसकी वेल्थ को क्या करती है? मैक्सिमाइज करती है। एक डिविडेंड के थ्रू, और एक, बोलो, एक डिविडेंड के थ्रू और एक कैपिटल गेन के थ्रू। तो सर याद रखना, अब चाहे तुम फाइनेंसिंग डिसीजन कर रहे हो, चाहे तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हो, चाहे तुम डिविडेंड डिसीजन कर रहे हो, हर एक डिसीजन के टाइम पर तुम्हारे जहन में ऑब्जेक्टिव एक ही होगा, सर वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर शेयर होल्डर वैल्यू। ये वाला ऑब्जेक्टिव तुमने हमेशा अपने जहनों में रखना है, चाहे तुम कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई सा भी डिसीजन ले रहे हो, तो तुम कहोगे यार मुझे काम करना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। अब मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास पैसा उठाने का ऑप्शन था, जैसे आप जानते हैं, एक होता है डेट, एक होती है इक्विटी। अभी सिर्फ सरसरी सी बात करो, फिर इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए अपनी बात, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। देखो, एक बिजनेस जब किसी से पैसा लेता है, तो या तो किसी से उधार लेता है, या मालिकों से शेयर्स की सूरत में, यानी कि इक्विटी के थ्रू पैसा लेता है। ऐसा ही है, या तो किसी को मालिक बना के पैसा लेता है, या किसी को क्रेडिट बना के पैसा लेता है। बैंक से लोन ले लिया तो बैंक हमारा क्रेडिटर बन गया, लोगों को डिबेंचर इशू कर दिए, वो हमारे क्रेडिटर बन गए, उनसे हमने उधार ले लिया। ऐसा ही है। या फिर मालिकों से पैसा उठा लिया, राइट? मुझे एक बात बताओ, क्या ये, चाहे मैं मालिकों से पैसा उठाऊं, चाहे मैं उधार उठाऊं, मुझे फ्री में मिलेगा? मुझे पैसा फ्री में मिलेगा? क्यों? सर एवरीथिंग कंटेन देयर कॉस्ट। दुनिया में कोई चीज फ्री में, बोलो, नहीं है। दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं। आप कैसे बोल रहे पैसा फ्री में मिल जाएगा?
तो उस पैसे के ऊपर हमें एक कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। लेट सपोज अगर मैं मालिकों से ले रहा हूँ, तो मालिकों को क्या पे करता हूँ मैं? डिविडेंड। मालिकों को क्या पे करता हूँ मैं? डिविडेंड। तो वो डिविडेंड मेरी कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि मैंने पे करनी है एज अ कंपनी मुझे। तो मेरे लिए वो क्या है? कॉस्ट। और जो मालिक है उनके लिए क्या है? रिटर्न। अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम होता है। एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम होता है। तो सर कंपनी बोल रही है मेरी कॉस्ट है, तो मालिकान कह रहे हैं हमारा रिटर्न है। अच्छा, लोन उठाया था हमने, लोन बैंक फ्री में देता है, उस पर हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। कॉस्ट आ गई उसकी। इन चीजों को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं? हाँ, चाहे तुम कैपिटल कहीं से भी अरेंज करो, चाहे उस पर सूद पे करो, चाहे डिविडेंड पे करो, भाई कॉस्ट तो पे कर रहे हो ना। इसी चीज को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ। कि जो कैपिटल अरेंज हुआ है उस पे मुझे क्या बेयर करनी है? कॉस्ट बेयर करनी। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जरा सुनना, मैंने बैंक से लोन उठा लिया 15%। फाइनेंस अरेंज कर लिया, पहली एक्टिविटी कर ली, पहला डिसीजन ले लिया कि भाई बैंक से लोन उठाऊंगा 15%। अब तुमने उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो तुम्हारी पहली पहली तरजीह क्या होगी? कि भाई कम से कम 15 से ऊपर इन्वेस्ट करना है। 15% से। क्यों? क्योंकि 15% तो मुझे कॉस्ट बेयर करनी है। अगर तुमने 15% से ऊपर इन्वेस्ट करने में कामयाब हो गए, तो तुम शेयर होल्डर को फायदा दोगे। ऐसा ही है। और अगर 15% से नीचे इन्वेस्ट किया तो शेयर होल्डर को नुकसान करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर तुमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो सही की थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के टाइम गलती कर दी, गलत इन्वेस्टमेंट्स कर दी, जिसकी वजह से तुम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं बल्कि क्या कर रहे हो? मिनिमाइज कर रहे हो। तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने कहा ना, अपने हर पॉइंट पे ध्यान पे रखना है कि मेरा जो असल ऑब्जेक्टिव है, चाहे मैं कोई सा भी डिसीजन लूं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या डिविडेंड, मुझे अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, पैसा जब मैं अरेंज कर रहा था, बाद में मुझे पता चला भाई यार ये लोन तो 8% पे भी मिल जाता, मैंने महंगा उठा लिया। फिर आपने बोला यार ये फाइनेंसिंग डिसीजन सही नहीं हुआ। इस तरीके से आपने हर पॉइंट पे ख्याल रखना है कि आप जो है जो भी डिसीजन लो, उसमें इंश्योर करना है आपने कि आप जो है वो अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर रहे हो? मैक्सिमाइज कर रहे हो। ठीक है। तो यस सर, अब मैंने आपके सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी डेफिनेशन समझा दी है। अब मैं आपके सामने डेफिनेशन को लेकर आता हूं, तो इंशाल्लाह उसका वर्ड बाय वर्ड आपको मतलब पता होगा। अब आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। आइए सर। यस, सब्जेक्ट अप्रोच समझ में आ गई। हमें इस पेपर को पढ़ना है कैसे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ना है लाएगा एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ओके हो गया। चले, अपने पास सबसे पहली चीज जो नोट करने जा रहे हैं आप लोग, वो डेफिनेशन है। लिख लीजिए। आज हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि पेपर जो आपका आता है वो किन एरियाज से ज्यादा आ रहा है, और कौन से सेक्शंस में एग्जामिनर ज्यादा कौन से टॉपिक्स पूछ रहा है। एक एक चीज इंशाल्लाह आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। लिख लीजिए इसको अपने पास।
चले, अब इस डेफिनेशन को पढ़ के समझ लेते हैं कि सर ये क्या कह रहा है, ताकि जितनी डिस्कशन हमने अब तक की है, तो पहली बात जो मैं इंपॉर्टेंट तरीन थी आज के सेशन की, कि आपको ये समझाना कामयाब होना था कि सर आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है और ये कैसे दूसरे पेपर से डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इफिशिएंट एक्विजिशन। भाई किस चीज की इक्विजिशन करोगे आप? रिसोर्सेज की, यही पढ़ाया अभी, बिल्कुल। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, समझ में आ रही है? डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो एक्विजिशन का मतलब आपने रिसोर्सेज को अरेंज किया, और डिप्लॉयमेंट का मतलब उन रिसोर्सेज को क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, हमारे कोर्स में लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इसमें शॉर्ट टर्म डेफिनेशन में दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो क्या है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, हमारे कोर्सेज में क्या है? दोनों लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म डिसीजंस का मतलब इन्वेस्टमेंट, तो डिप्लॉयमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन का मतलब जो है वो क्या है? इक्विजिशन का मतलब क्या है? रिसोर्सेज को अरेंज करना। तो पहली लाइन में रिसोर्सेज को आपने एक्वायर किया, अरेंज किया। सेकंड में कह रहा है डिप्लॉय कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और इस बात को इंश्योर किया कि मैं अपनी कंपनी के, इंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लूं? अचीव कर लूं। और आप जानते हैं अब कि सर किसी भी इंटरप्राइज या किसी भी कंपनी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि जब आप मालिकों की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में कामयाब हो जाए, तो आप कह देना कि मैंने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लिया। ठीक है सर, ये है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको आपने 3 हिस्सों में याद कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तक अगर आपकी बात जहन में कोई भी सवाल है जो आप समझते हैं कि सर ये बता दें, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? ऑनलाइन आप लोग हमारे साथ हैं? जी, ऑनलाइन हमारे साथ हैं सारे? आपको क्लियर है सारी बातें? कोई बात पूछनी है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, चलें, थैंक यू। अब सर हम आगे बढ़ते हैं, और एक छोटी सी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज सिखाते हैं, ताकि आपको और पक्का हो जाए कि यार ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट असल चीज क्या है। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप एक शॉप खोल चुके हैं जूतों की, तो उसमें आप ट्रांजेक्शन करेंगे, बेतहाशा माल खरीदेंगे, बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, लोन आपने लिया हुआ है, उनको वापस करना है, मतलब बेतहाशा ट्रांजेक्शन्स एक बिजनेस के अंदर होती हैं। इस सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप किसको रखते हो? अकाउंटेंट को रखते हो। किसको रखते हो? तो पता ये चला कि अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस एस्टेब्लिश ना करे, तो किसी अकाउंटेंट की भी जरूरत ना पड़े। तो पता एक बात और चला कि जो एंटरप्रेन्योर है वो प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो अकाउंटेंट है वो सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला बात शुरू करने से पहले, कि आपने इस पेपर को अकाउंटेंट के तौर पर, आपने इस पेपर को एज अ एंटरप्रेन्योर, नई नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है। फाइनेंस कहाँ से लेकर आऊं भाई? डेट से फाइनेंस लाऊं या इक्विटी से लेकर आऊं? फिर उसको इन्वेस्ट कहाँ करूं? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और फिर उस जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो फिर एक अकाउंटेंट रख लेना, चल भाई हिसाब किताब करना तू, ऐसा ही है। तो पता चला कि सर इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारी जॉब्स को क्रिएट करता है। इसलिए दुनिया में इस टाइम इंटरप्रेन्योरशिप की धूम है, और हर कोई इसी पे काम कर रहा है कि यू मस्ट स्टार्ट योर ओन वेंचर्स, यू मस्ट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप बन जाए इंटरप्रेन्योर, ताकि आप किसी और को रोजगार देने के काबिल बने। समझ में आती है बात? तो यस सर, एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है प्राइमरी फंक्शंस, और आपका अकाउंटेंट परफॉर्म करता है सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसे आप लिख लीजिए। सर्विस बेस्ड बहुत सारे बेटा। लेट सपोज आजकल बहुत धूम मची हुई है किस चीज की? फ्रीलांसिंग की। वेरी गुड। अक्सर बच्चे इस बात की गलत फहमी में आ जाते हैं कि शायद फ्रीलांसिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, या कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते। भाई ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा रिसोर्स खुद इंसान है ना यार। खुद ना होता तो बिजनेस कैसे करता? तो रिसोर्स की नीड है। फाइनेंस अरेंज, रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा, इक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? लैपटॉप्स खरीदेगा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बाय करेगा, सब इन्वेस्टमेंट है ना। मैंने कहा ना, कोई सा बिजनेस बोलो, काम तीन ही कर रहा है। सही है, फाइनेंस को अरेंज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, फिर रिटर्न पे कर रहा है। सही है। ये बेटा आपके सामने मैंने समरी लिख दी है कि एक
एंटरप्रेन्योर कैसे काम करता है और एक अकाउंटेंट क्या काम करता है। पढ़ भी लीजिए, लिख भी लीजिए, ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। ये वो चीजें हैं, जब ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ये कोर्स इतना आसान हो जाएगा कि मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ेगा यार याद रखो तुम कौन हो। तो तुम्हें पहले से ही बता दिया है कि इस पेपर को तुमने ऐसे पढ़ना है, इस अप्रोच के साथ पढ़ना है। ठीक है। चलिए, तो सर ये हो गई बात। इसमें इस स्लाइड में कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहें? देखिए समझ में आ गया, सेकेंडरी फंक्शन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कौन प्रिपेयर करता है? आपका अकाउंटेंट। और एक एंटरप्रेन्योर ये सब सोच रहा होता है। ठीक हो गया। चल सर, अब हम देखने जा रहे हैं कि सर हमारे इस कोर्स के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है सर, इसकी मैंने यहाँ समरी बना दी है। फिर उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं हम कि सर आप कौन से एरियाज पे ज्यादा फोकस करेंगे और आपका एग्जामिनर आजकल ज्यादा क्या पूछ रहा है और किस सेक्शन में क्या पूछ रहा है। तो सेक्शन वाइज इंशाल्लाह फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। पहले अपने पास आप इसे कॉपी कर लें कि सर ये वो टॉपिक्स है जो हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन आप लोगों ने भी कर लिया? डन। ओके। तो बच्चों, ये 8 एरियाज हैं वैसे तो, लेकिन मैं इसमें डिटेल में बात करने जा रहा हूँ वन बाय वन, कि किस एरिया का मेजर फोकस क्या है और किस एरिया में हमने पढ़ना क्या है और वो है कितना इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने सबसे टॉप पे रखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को। सर, इसको आपने क्यों रखा है, तो इसकी लॉजिक सुन लें। आपका पेपर है 100 मार्क्स का, और आपको पता है कि आपका 50% पास मार्क होता है, राइट? और अगर मैं आपसे कहूं कि ये पेपर, ये टॉपिक जो है, पहला टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं आपके सामने, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये टॉपिक आपके 100% में से 30% तक का वेटेज रखता है, तो फिर आपको ये टॉपिक सबसे अच्छा लगने लगता है, और ऐसा ही है। ठीक होगी बात। आपके पेपर के जो सेक्शन है ना, वो 3 है। जरा सुनिएगा गौर से, मैं इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। ए, सेक्शन बी, और सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारे पास 15 MCQs होने वाले हैं, और हर MCQ 2 मार्क का होने वाला है। तो कितने मार्क हो गए सरकार? क्लियर? अब सुनते रहो। सेक्शन बी जो है वो अगेन 30 मार्क्स का है, जिसमें 3 OTQs गिवन होंगे आपको। क्या गिवन होंगे? OTQs, ठीक है। यानी कि ओटी या MTQs कह लें या OTQs कह लें, मल्टीटास्क क्वेश्चन, यानी कि एक सिनेरियो होगा जिसमें आपको 5 ऑप्शन यानी कि 5 MCQs पूछे जाएंगे आपसे, और हर MCQs तकरीबन 2 मार्क का होगा। तो सर जी, 3 OTQs, 10 मार्क का एक OTQ, तो 30 मार्क्स के आपके हो जाएंगे 3 OTQs, ठीक है। 30 मार्क का सेक्शन है होगा। अच्छा। 30 मार्क का सेक्शन बी होगा, जिसके अंदर आपके पास जो है वो 3 OTQs होंगे। अब किस सेक्शन से होंगे अभी बताता हूँ। 30 + 30, 60 मार्क ए और बी में चले गए। अब कितने बचे सर हमारे पास? 40 मार्क्स। सर, 2 CRQs पूछेगा, और एक CRQ 20 मार्क्स का होगा, तो ये हो जाएंगे 40। तो यहां पर आपका टोटल कितना हो गया? सही है। अब सुनो गौर से, ये आपका पेपर का ब्रेकअप है। 100 मार्क्स का ब्रेकअप। सेक्शन ए 30 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स, एंड सेक्शन सी विल बी 40 मार्क्स। अब जो सेक्शन ए है, उसमें 15 MCQs आने हैं। अगर कोई आपको ये बोले कि मैं बताता हूँ ये 15 MCQs कहाँ से आ रहे हैं, तो वो है दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान। ठीक है सर, ये किसी को नहीं पता। देखिए, प्रोफेशनल एग्जाम है ना, ACCA ने कुछ चीजें खोली भी हैं आपके लिए, और कुछ चीजें अपने पास भी रखी है कि वो अपना ग्राउंड भी रखता है खेलने का। तो ये सेक्शन ए उसका ग्राउंड है जहाँ पे वो खेलेगा। लेकिन इस पेपर का पासिंग रेशो वैसे 54% तक भी गया, यानी कि इतना अच्छा पासिंग रेशो है इसका। लास्ट अटेम्प्ट से छोड़ गया, लास्ट अटेम्प्ट नीचे आ गया, 48% पे आया, ठीक है। वैसे स्किल्स के पेपर्स के अंदर ये पेपर एक जानदार पेपर है, एक अच्छा पेपर है। इसका पासिंग रेशो बहुत बेहतर है दूसरे एग्जाम्स के मुकाबले में, दूसरे पेपर्स के मुकाबले में। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट के मुकाबले में बुरा रिजल्ट आया, 48%। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 84% आया, ठीक है। हमारे नॉर्थ कैंपस में जो सेक्शन बना था, उसमें तकरीबन 19 या 21 बच्चे थे, जो लास्ट बना है हमारा। और आपके नॉर्थ का जो, अगर मैं रिजल्ट बताऊं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो एक मरतबा 100% रिजल्ट भी आया, सारे पास थे उसमें। एक मरतबा 84, एक मरतबा 92, इस तरीके से ये वेरी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, ग्लोबल बता रहा हूँ, वो है 48% लास्ट वाला, जो गुजरा है अभी अटेम्प्ट, जून अटेम्प्ट, सही है, सॉरी सितंबर अटेम्प्ट। अब रेशो जरूर नीचे आया है, लेकिन मैं उसकी लॉजिक आपको बता सकता कि क्यों आया। उसकी लॉजिक एक ही है, वो है थ्योरी। हमारा स्टूडेंट थ्योरी से भागता है, आपको पता है। उसको वबाले जान लगती है थ्योरी। वो कहता है सर कैलकुलेशन के आप उसे 100 सवाल करा लें, सर मैं थ्योरी के 10 सवाल भी नहीं करूंगा। अब एग्जामिनर आपको जानता है, उसने कहा बेटा तू नहीं करेगा कोई बात नहीं, मैं तो दूंगा ही थ्योरी पेपर में, अब आ जाओ खेल लो फिर। तो हो ये रहा है कि हमारा स्टूडेंट थ्योरी पे लैकनेस कर रहा है, जिसकी वजह से फेलिंग रेशो बढ़ा है। वरना इसका पासिंग रेशो बहुत अच्छा है, मैंने कहा ना, 50 to 54% ये वेरी करता था।
लास्ट अटेम्प्ट में 48 पे आया। सही समझ में आ रही बात? तो इसीलिए उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया, रीजन की सर थ्योरी पे फोकस नहीं करते बच्चे, जिसकी वजह से रिजल्ट गिर रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो सर सेक्शन ए के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, ओपन फॉर ऑल टॉपिक्स है, किसी भी टॉपिक में पूछ लेगा। इस एरिया के अंदर एग्जामिनर आपकी कोर्स कवरेज को चेक कर रहा होता है कि ये बच्चा पढ़ के कितना है, क्या इसने ऐसे टॉपिक्स को हाथ लगाया है जो उसको लगता है कि कम इंपॉर्टेंट है, क्या इसने पढ़ा है उनको, उससे दो चार एमसीक्यू डाल देगा। तो वहां पर टेस्टिंग करेगा आपकी कोर्स कवरेज को, तो इसलिए इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। इस सेक्शन बी में तीन आपके पास ओटीक्यू आते हैं ना सर, दो में कंफर्म बता रहा हूं। दो में क्या बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट पेपर देने के बाद बच्चों का फीडबैक आता है तो अल्लाह का शुक्र है, वही ब्रेकअप जो भी बताने जा रहे हैं वही अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे आया था। ठीक है सर, क्या क्या आता है? एक टॉपिक है आरएम का, रिस्क मैनेजमेंट का, ये 10 मार्क का कंफर्म आपके पास सेक्शन बी में पड़ा हुआ है। अभी लिखवाता हूं, यहां देखिए, बिजनेस वैल्यूएशन कंफर्म 10 मार्क का आता ही आता है, तो 20 मार्क तो स्ट्रेट होगा यहाँ। अब तीसरा कहां से आता है वो 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्यों, उसकी लॉजिक है सर, सुनिएगा मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, दो सीआरक्यूज में से एक सीआरक्यू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आता ही आता है, लाजमी आता है, तो 20 मार्क का तो सीधा सीधा ही हो गया। जो अगला 20 मार्क है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या स्लैश वर्किंग कैपिटल, ये ठीक है, या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर ये, या तो ये आएगा या वर्किंग कैपिटल आएगा। तो अब सुनो गौर से, 40 नंबर का पेपर पहले से इसी ने आपको बताया हुआ कि ये 40 नंबर का पेपर दूंगा। मुझे बताओ ईमानदारी से, अगर 40 नंबर का पेपर आउट हो जाए तो क्या उस पेपर को पास करना मुश्किल है? मैं 40 में से अगर तू 30 भी ले रहा है, सिर्फ अब 60 में से 20 नंबर लेने हैं यार, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा काम है और आसान काम है, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं मानता, उस पर भी मेहनत नहीं करता, ये अनफॉर्चुनेट है सर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को सबसे टॉप पे इसलिए रखा गया कि 20 मार्क का लाजमी सीआरक्यू इससे आता ही आता है। ठीक हो गई बात? इसके अलावा जो 15 एमसीक्यूज हैं, 2 3 4 एमसीक्यूज यहां से डालते ही डालता है, तो 6 8 मार्क वो हो गए, 20 मार्क ये हो गए, तो 28 29 30 मार्क के दरमियान ये कहानी चलती है। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा इसको इज्जत दी और सबसे टॉप पे रखा इसको। क्लियर? ये हो गया 20 मार्क का पेपर आउट। फिर इधर आइए, 10 मार्क का ये और 10 मार्क का ये, तो 20 और 20 कितने हो गए सर? 40। तो तीन टॉपिक आपके सामने आ गए सर, जिनको अगर आप पक्का कर लें, एक, दो और ये तीन, तो सर 40 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसकी डिटेल। सर एक सीआरक्यू, एक एक ओटी की जगह आपने खाली छोड़ी थी, वो सुन लें बेटा। कभी भी अगर वो दूसरा सीआरक्यू वर्किंग कैपिटल से दे देगा तो फिर यहां पर वो आपसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछेगा, और अगर यहां पर सीआरक्यू के अंदर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाल देगा तो तीसरा ओटीक्यू वर्किंग कैपिटल से पूछेगा। यानी कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं। तो सर इसीलिए पढ़ना तो हमने पूरे सारे सिलेबस है, 100% सिलेबस पढ़ना है, लेकिन आप लोग के दिल की एक तमन्ना होती है, एक इच्छा होती है कि यार वो मुझे पता चल जाए स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप दिल में आपको खुशी सी फील होती है यार मुझे पता लग गया इसके इंपॉर्टेंट क्या है। हालांकि देखिए पढ़ना हमने सारा है, छोड़ना कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, छोड़ना हमने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर किस अप्रोच के साथ बढ़ रहा है आगे, तो वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो सर ये आपका कोर्स आउटलाइन है, जिसमें से मैंने आपको 3 टॉपिक हाईलाइट कर दिए। ठीक है, और अगर आप मुझसे बोले सर एक और बता दें, चार बता दें, तो सर चौथा या तो ये वर्किंग कैपिटल होगा या ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। समझ में आ रही बात? जिसको हम वैक कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये पूरे 4 से 5 टॉपिक आपके पूरे कोर्स की जान है, ये आपको पूरे 100 मार्क्स भी दिलवा सकते हैं, ये इतने अच्छे टॉपिक। तो इसीलिए ACCA F9 का जो पेपर है वो बोरियत वाला नहीं है, कैलकुलेशन भी है, थ्योरी भी है, और थ्योरी भी रट्टे वाली नहीं है, समझने वाली है, तो आपको मजा आता है लिखने में।
डिसीजन मेकिंग लिखवाएगा आपसे, कमिट लिखवाएगा कि आपने डिसीजन क्यों लिया, फिर आपको उसको कनेक्ट करवाएगा आपके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो रट्टा रटाया कुछ नहीं होगा, 10% शायद रट्टा ना रट्टा होगा, बाकी आपने 90% लॉजिकल थ्योरी लिखनी है। ठीक है, तो सर ये है पेपर का पूरा आपका पैटर्न, प्लस कोर्स आउटलाइन, प्लस इंपॉर्टेंट एरियाज। अब अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो यस यू कैन आस्क। डन, आगे बढ़े। ठीक है, ऑनलाइन आप लोग को क्लियर है? ओके, चलिए, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आइए हम उस तरफ बढ़ते हैं। देखें, मैंने आपसे कहा था इस टाइम कि दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, वो तीन ही कामों पे फोकस किए हुए हैं कि फाइनेंसिंग कहाँ से करनी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, और डिविडेंड कैसे पे आउट करना है। अब जरा इस चार्ट को देखें गौर से। इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट थ्योरी। क्या कहते हैं इसको हम? इनपुट आउटपुट थ्योरी, या मनी इनपुट या मनी आउटपुट थ्योरी। ठीक है, यहां देखें बेटा, ये आपका फाइनेंस है, और आप जानते हो कि फाइनेंस या तो डेट से फाइनेंस होगा या फिर इक्विटी से। इसकी मजे की बात बताता हूँ एक, आप लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, किसी को याद है क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन? ऐसा ही है, एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, ऐसा ही है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? क्यों एसेट ही बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, क्यों लाइबिलिटी बराबर नहीं इन दोनों के, क्यों कैपिटल इन दोनों के बराबर नहीं है? तो सर उसके पीछे स्टिल एक स्पेसिफिक एक लॉजिक है जिसकी वजह से ये एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सर क्या लॉजिक है आप बता दें। देखो, बिजनेस में एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, तो एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज या फाइनेंस आएगा, या तो वो मालिक लेकर आएगा, या वो उधार पे लाना पड़ेगा। जैसे आप एज अ बिजनेस अपने मालिक को बोला यार हमें एसेट चाहिए, मालिक ने अपने पैसों से आपको एसेट लाके दे दिया, तो एसेट इंक्रीज हो गया, बिजनेस में एसेट आ गया, लेकिन किसके थ्रू आया? ऑनर के थ्रू, इक्विटी के थ्रू आया। इक्विटी ऑनर की होती है ना, इसलिए हम उसको कहते हैं ऑनर्स इक्विटी, है ना। अच्छा, फिर आपने मालिक को बोला कि मालिक एक और एसेट चाहिए, मालिक ने कहा भाई अब पैसा नहीं है। बोला फिर क्या करें? बोला बैंक से लोन ले लो। तो आपने बैंक से लोन उठाया, सही है, बैंक से लोन उठाया और फिर एसेट ले आए। तो ईमानदारी से बताओ, दोबारा एसेट बढ़ गया बिजनेस में? लेकिन इस मर्तबा एसेट जब इंक्रीज हुआ तो वो किसके तरीके से हुआ? लाइबिलिटी के थ्रू हुआ। तो पता चला कि एसेट रिसोर्सेज हैं और उनके दो ही सोर्सेज हैं, या तो डेट से पैसा आएगा या इक्विटी से आएगा। इसलिए एसेट बराबर होता है इक्विटी प्लस लाइबिलिटी के, इसलिए कंपनी का सारा फाइनेंस बराबर है डेट प्लस इक्विटी। या तो पैसा डेट से आएगा या इक्विटी से, तो ये फाइनेंस आ गया किसके पास? कंपनी के पास। ये हो गई मनी इनपुट, पैसे का इनफ्लो हो गया। अब कंपनी के पास पैसा आ चुका है, फाइनेंस अरेंज हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म। अब क्या शुरू हो जाएगी? इन्वेस्ट। अब क्या शुरू हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आ रही बात? अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगी भाई? कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है। मुझे एक बात बताओ, एक खान साहब ने मेडिकल स्टोर खोला, दुकान खरीदी, उसमें फिक्सर्स लगवाए, उसमें ग्लासेस लगवाए, इक्विपमेंट लगवाए, सब लगवा दिया, मेडिकल स्टोर चल के नहीं दे रहा। बैठा हुआ एक हफ्ते से, बोला क्या किया? बोला सर मेडिकल स्टोर खोला है। मैं कहा, चल तो रहा नहीं। बोला हाँ यार चल नहीं रहा, लेकिन मेडिकल स्टोर खोला है। तो बंदे ने आगे चेक किया, भाई ऐसा क्या मसला हो गया जो मेडिकल स्टोर चल ही नहीं रहा? तो ये उसने अंदर आके देखा, तो मेडिकल स्टोर में मेडिसिन नहीं थी, दुकान भी थी, फिक्चर्स भी थे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा इससे, सब कुछ था यार। इन्वेंट्री नहीं रखी हुई जवान ने, चल ही नहीं रहा यार। तो भाई कैसे चलेगा? अच्छा,
मैंने मान लिया इन्वेंट्री नहीं है, मुझे पता इन्वेंट्री फ्री में आती है पैसों में आती है, पैसों में आती है। इसका मतलब कुछ कैश चाहिए और फिर वो कैश कन्वर्ट किस में होगा? इन्वेंट्री में। मानते हो? कैश चाहिए मुझे, कैश लेकर आऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि इन्वेंट्री नहीं है, तो कैश लाऊंगा, उसको किस कन्वर्ट करूंगा? फिर इन्वेंट्री बिकेगी तो इन्वेंट्री किस में कन्वर्ट होगी? अकाउंट रिसीवेबल में। क्योंकि हमारी अजम्पशन होती है हमारा बिजनेस सेल करता है किस पे? उधार पे। ये कैश, ये रिसीवेबल दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसे ही है। तुमने माल जो खरीदा वो कुछ कैश पे खरीदा हुआ और कुछ उधार पे, जिसको हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं। तो पता ये चला कि बिजनेस पूरा स्टेब्लिश्ड हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास बिजनेस को चलाने के लिए कैश नहीं है ना एडिशनल, तो तुम्हारा बिजनेस चल सकता? बोलो। नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, जिसको हम क्या कहते हैं? आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, करंट एसिड माइनस करंट, पढ़ा है ना फार्मूला? तो करंट एसिड क्या क्या है? कैश, रिसीवेबल और इन्वेंट्री। और करंट लाइबिलिटी का अकाउंट्स पेबल। तो सर याद रखो कि बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल एक लाइफ ब्लड है। अगर बिजनेस, जैसे इंसान खून के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही एक बिजनेस जो है वो बगैर कैश के जिंदा। अक्सर आपने कैश जब पढ़ते होंगे तो आपको सर कहते होंगे यार कैश इज किंग, कैश जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैश के बिना दुनिया में कुछ नहीं। अगर कैश है तो बिजनेस है, कैश नहीं है तो बिजनेस नहीं है। आपको पता है बिजनेसेस लॉसेस के साथ सरवाइव नहीं कर पाते, या कर लेते हैं? सर कर लेते हैं। लॉसेस हो रहे हैं ना आपके बिजनेस को, सरवाइव कर लोगे, बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। जिस दिन तुमने कहा सर कैश नहीं है, उसी दिन बिजनेस बंद हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैंने कहा ना बिजनेस पूरा खड़ा हुआ था लेकिन दुकान चल नहीं रही थी क्योंकि इन्वेंट्री नहीं थी, और इन्वेंट्री किस चीज का पार्ट है? वर्किंग। तो कैश चाहिए था, कैश के बिना इन्वेंट्री नहीं आती, इन्वेंट्री आ गई, फिर रिसीवेबल में गई, फिर दोबारा कैश बना। इस तरीके से इसे हम मिला के क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो बेटा कंपनी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कहाँ कर रही होती है फिर? वर्किंग कैपिटल। तो आउटफ्लो जा रहा है पहला किसमें? वर्किंग कैपिटल। ACBID अपनी बता दो। हम नाम से आ जाए, मैं समझा नहीं आपकी बात। ACBID चले। तो बच्चों आउटपुट में सबसे पहला पैसा उठा के फेंकोगे वर्किंग कैपिटल, ये आउटफ्लो हो रहा है। फिर तुमने दुकानें, फिक्सचर्स खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स। और लास्ट में तुम क्या पे करोगे? समझ में आ गई बात? ये पूरा जितना मैंने आपको समझाया था ये उसकी क्या आ चुकी है आपके सामने? समरी आ चुकी। सर इन्वेस्टमेंट, यहां देखो गौर से, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये आ गया इसके चैप्टर्स 1 2 3 4। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये उसके आ गया 1 2 3। सर डिविडेंड डिसीजन में क्या क्या पढ़ना है? तो मैंने कहा था ना तीन ही डिसीजन है, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन तीन पे खड़ा हुआ है। सर ये उसके चैप्टर्स का ब्रेकअप आपके सामने आ चुका। आप जब स्टडी टेक्स्ट कैपलान का खोलेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसके अंदर 20 21 चैप्टर है, जिसमें से 5 चैप्टर्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यानी कि इन्वेस्टमेंट के हैं, 3 4 चैप्टर फाइनेंसिंग के हैं, 9 हो गए। 4 चैप्टर वर्किंग कैपिटल के, कितने हो गए? 13 हो गए। और 1 चैप्टर 2 चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट के हैं, 3 चैप्टर हैं रिस्क मैनेजमेंट के, 13 और 3 16 हो गए। एक बिजनेस वैल्यूएशन का, कितने हो गए? 17। ये 17 22 20 में से 20 21 में से 17 चैप्टर इन तीन चीजों पे हैं। अब जो बचे था 3 4 छोटे छोटे, उसका वो क्या है? वो सिंपल थ्योरी के चैप्टर्स हैं। जैसे नंबर 1 इन्वायरमेंट का चैप्टर है, नंबर 2 आपने F1 के अंदर जो पढ़ा हुआ ना, F1 पढ़ा ना, BT, ठीक है, उसका एक चैप्टर है, 2 वो हो गए। और इसी तरीके से एक आधा थ्योरी का इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के ऊपर थी। यानी कि वो जो 3 चैप्टर हैं वो जस्ट थ्योरी के चैप्टर्स हैं, असल 17 चैप्टर इन्हीं 3 एरियाज। ठीक है सर? तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। क्या इसमें से आपने कुछ कॉपी करना है या सिर्फ समझ में आ गया सारा ही? सही, कॉपी कर लें फिर।
क्योंकि ये आपके नोट्स तैयार होते जा रहे हैं, ये आखिर में आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प देने वाले हैं। किताब से इतना समझ में नहीं आएगा इंशाल्लाह जितना आपको यहाँ से समझ में आएगा। सिर्फ चार्ट बना लो, बेशक ये चैप्टर तो किताब में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये मत लिखना, सिर्फ चार्ट बना लो बस। डन। ठीक है, तो सर ये हमारा पूरा कोर्स है। अच्छा, हम सर शुरू कहाँ से करेंगे? अच्छा, ये तीन बड़े डिसीजन आप लोगों ने लिख लिए अपने पास, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। ये तीन डिसीजन जो है वो आपने लेने बार बार। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं सर अपना पहला एरिया। अच्छा, एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, मुझे जोहर की नमाज पढ़नी है, लगातार क्लासेस है सुबह से। तो बेटा आप एसी से हट जाओ, या एसी बंद करवा लो जाके, वरना एसी आपकी रेड लगा रहा है। और कब से तुम बेचारे, तुम्हें नजला पहले से है? अच्छा, तो हम 10 से 15 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं। 15 मिनट के बाद हम पहला एरिया अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टार्ट करेंगे आज ही, सही है? तो आइए 15 मिनट बाद बात करते हैं इंशाल्लाह।
चलें जी। तो हम अपना नया एरिया, सबसे पहला एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस सीक्वेंस में हम कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा है, ठीक है। उसी सीक्वेंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट हमसे रिसोर्सेज का पूछ रहे थे कि सर पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से, तो मैं उसका भी आंसर जरा दे दूं, फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब देखें, आप जानते हैं कि एसीसीए का अपना एक स्टडी हब मौजूद है आप लोग के पास, ठीक है। सबसे पहले एक बात अपने जहन में रखिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर थ्योरी का जो रोल है वो वाइटल है, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी का रोल वाइटल है। आप चाहे कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट टॉपिक की बात करें, चाहे प्योर थ्योरी की, तो थ्योरी जो है वो आपने खुद से लाजमी करनी है। अब कैसे करेंगे, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह आपने चैप्टर वाइज जैसे हम जो पढ़ाते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कि भाई ये समझा दिया, अब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह ट्रबल में नहीं आएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि सर आप खत्म करें फिर हम शुरू करेंगे, यानी कि आखिर के 15 दिन जो आप पढ़ते हैं पेपर से पहले, सर फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आप कोलैप्स करेंगे, फिर आप जो है ना वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है। साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगा। कैसे करना है, समझाना समझाना, थ्योरी के नोट्स देना, एक एक चीज हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक काम आपकी जिम्मेदारी है, उसको पढ़ के उसमें मेहनत करना, वो आपका काम है। वो हम आपकी जगह नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनशाला मैं आज आपके साथ एक लिंक भी शेयर करूंगा रिसोर्सेज का। जितने रिसोर्सेज अभी बताने जा रहा हूँ सब मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपके पास वहां पे उस लिंक में मौजूद होंगे, उस गूगल ड्राइव लिंक में सारे। इवन स्टडी हब का पीडीएफ भी उसमें मौजूद होगा, ठीक है। तो आपको बार बार अपना पोर्टल खोलने की भी जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो भी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। नोट्स हर चैप्टर के अलग अलग, इंशाल्लाह इस मतलब मैंने और नोट्स भी बनाए, वो भी शेयर करूंगा मैं चैप्टर वाइज अलग से। हर चैप्टर के नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग, आप चीज का नाम लें उसको आपको मैं उस लिंक में दिखा दूं। लेकिन सवाल ये कि सर उनको पढ़ना आपने, चीजें तो सारी मिल जाती। आपको पता है आप लोग को नोट्स का बहुत शौक है, तो नोट्स है सर, इस टॉपिक के नोट्स, सर इसके अंदर पास पेपर के नोट्स का, पास पेपर के नोट्स भी मैंने डाले हैं। यानी कि जैसे मैंने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से पूरे पास पेपर में आज तक कितने सवाल आए, उसकी थ्योरी का बंच एक साथ दे दूंगा आपको कि भाई ये पास पेपर में आज तक। लेकिन ये बाद की काम है, पहले थ्योरी पढ़नी है पूरी। ये ना कि आप सिर्फ पास पेपर की थ्योरी कर लें, मेरी बात समझ में आ रही, सिर्फ आप वो नहीं करिएगा। आपने पहले पूरा अपने आप को खत्म करना है, उसके बाद आपने पास पेपर की थ्योरी का बंच पकड़ना है। हर चैप्टर का पास पेपर से क्या क्या आ चुका है वो सब मैंने बंच बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। उसको मैंने लिंक से हटाया हुआ खुद, क्योंकि वो आपको पता है हमारी कौम वो जरा भी नहीं सुनती और वो यूज करती है, पूछती भी नहीं है। और लिंक में होगा तो यूज करें। अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये तो वैसे ही मुझे भी लग रहा है ये बंद कहाँ से होगा। मेरे ख्याल से इसको नीचे वालों को ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। सर रिसोर्सेज में सबसे पहले आपके पास सबसे पहले एसीसीए स्टडी हब, फिर नंबर 2 एसीसीए का स्टडी किट या प्रैक्टिस किट जिसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। दोनों चीज आपके पोर्टल पे आ जाती हैं, आपको पता है, यूज कर रहे हो ना जी। नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। हाँ किट है ना, जैसे कैप्लान की किट थी, ऐसे आपके एसीसी स्टडी हमने अपनी किट बना दी, वो अलग है। वो तो स्टडी है मेरा, ठीक है। स्टडी किट आप लोगों ने क्या लास्ट जो पेपर कौन सा दिया, उसमें क्या एक ही था बस? अलग से किट नहीं दी उसने? अच्छा, ठीक है। फिर एक काम करेंगे, मैं आपको अलग से लिंक भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो
फिर इसको हटा देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ACCA कैपलान से स्टडी टेक्स्ट। थ्योरी हम दो जगह से पढ़ेंगे, इन दोनों जगह से थ्योरी को तैयार करना है आप, सही है। ये दो जगहों से बस थ्योरी करनी है सर। प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से करेंगे? एस कैपलान किट, नंबर 4 PPP किट, सही है। एंड 5 आपके पास जो हम क्लास नोट्स आपको देंगे उसकी दाम। तो ये वो रिसोर्सेज है जहां से हमने, अब देखो आपको पता है बच्चों टाइम कितना शॉर्ट है। आज हम किस डेट पे बैठे? 15। कोर्स लास्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 21 या 22 तारीख को खत्म किया था, सही है। और मेरे ख्याल 5 को पेपर था इस मरतबा F9 का, और 31 का महीना था, तो 6 और 8 यानी कि आराम से 2 ढाई हफ्ते आपको मिल जाएंगे पेपर से पहले। तो इनशाला आपको ऐसा नहीं करेंगे कि वो आखिर की क्लासों में 6 6 घंटे की क्लासें लगा दी, ऐसा कोई सीन नहीं है। वीकली प्रॉपर क्लासेस होंगी, 90% चांस है कि फिजिकली होंगी, ठीक है। ऑनलाइन नहीं होगी। लेकिन आप अभी कितने बैठे? 4। अभी आपको पता है ना 2 3 आप में से भी गायब हो जाएंगे, सर वो मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ। तो फिर मैं कुर्सियों को पढ़ाने तो उतनी दूर से ट्रेवल करके नहीं आऊंगा, फिर मैं ऑनलाइन कर दूंगा। तो जब ऑनलाइन हो समझ जाना, बहुत मजबूरी में हुई है, खुशी में नहीं, क्योंकि मुझे आपके पास एक और सेक्शन मेरे पास यहाँ पर है, तो मुझे वो पढ़ाना होता है, तो मुझे आना है। तो आप आएंगे तो इंशाल्लाह हर क्लास फिजिकल होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन हो जाती है कहानी, क्योंकि बच्चे नहीं आते क्लास में। तो आप लोग जो है ना, वो जो ऑनलाइन बैठे हैं उनमें से कुछ बच्चे तो है ही ऐसे जो ऑनलाइन ही लेंगे, क्योंकि वो बेचारों का मसला आने का, तो वो दूर से ले रहे हैं तो वो लेंगे ऑनलाइन। तो जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं, अब इफ यू आर कमिटेड तो इंशाल्लाह मैं भी फिजिकल क्लासेस दूंगा, ठीक है। तो क्लासेस हम मिस नहीं करेंगे। संडे की क्लास भी आपकी हुआ करेगी, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। कल हम इंशाल्लाह PCS में बैच शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर भी सिचुएशन में देख लूंगा, तो उसके बाद फिर मैं आपसे फाइनल डिस्कशन करूंगा। बहरहाल 22 तारीख आप भी अपने जहन में रखिए, इंशाल्लाह 20 से 22। अच्छा वो 22 भी इसलिए हो गई थी कि हाँ बीच में छुट्टियां आ गई थी 2 3, कुछ ऐसे मुहर्रम की छुट्टियां आई थी, क्योंकि सैटरडे संडे को मुहर्रम आ रहा था, ऐसा कुछ था, जिसकी वजह से जो है वो 2 4 दिन और रुके थे, वरना तो आराम से हम उसको 19 20 को खत्म कर देते। तो आपके साथ भी यही मेरा जो है ना वो इंटेंशन पूरी है, प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि इंशाल्लाह 20 22 को इसको हम वाइंड अप कर देंगे, सही है। ताकि आपके पास इनफ टाइम हो रिवीजन, प्रैक्टिस, पास पेपर के लिए, वो सब फिर बात की बात है। पढ़ना कैसे सर, अब उस पर बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या किया करेंगे, कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे आपके सामने, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने डिलीवर किया जाएगा। आपने चुपचाप सुनना है, कुछ भी नहीं लिखना उस वक्त। फिर जब कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा लिखने का। फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल मैं खुद सॉल्व कराऊंगा आपको, पहले आपने मेरे साथ वो सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद एक सवाल आप किया करेंगे। इस तरीके से हम बढ़ेंगे। जैसी टॉपिक खत्म होगा हम उसका पास पेपर करेंगे साथ साथ, आखिर में नहीं करेंगे पास पेपर, हर टॉपिक के एंड पे उसका पास पेपर हाथों हाथ करेंगे। फिर जैसे ही आप पास पेपर मेरे साथ कर लोगे, उसके नेक्स्ट वीक में मैं उसका क्विज लगवा दूंगा। 5 क्विजेज आपने देना है, पांचों एरियाज के, अप्रेजल का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, बिजनेस वैल्यूएशन का, रिस्क मैनेजमेंट का, और वर्किंग कैपिटल का। 5 क्विज लास्ट टाइम भी लिए थे, लास्ट टाइम 4 लिए थे, पांचवा हो नहीं पाया था, वो पता नहीं क्या इशू था। 4 क्विजेज अलहमदुलिल्लाह लास्ट टाइम भी हमने लिए हैं। तो आप भी अपने जहन बना लें कि क्विजेज देने हैं, भागना नहीं क्विजेज से। भाई देखो, क्विजेज दोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस टाइम अपने रोजी पे बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट जो पेपर हुआ है, बच्चों का फोन आया फौरन पेपर के बाद। देखो जब बच्चा कॉल करता है इसका मतलब वो एक्साइटेड है चीजों को लेकर, उसने अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश, क्योंकि उन्होंने खुद बोला सर 3 सवाल ऐसे थे जो हमने प्रैक्टिस में किए हुए थे। अब यकीन करेंगे इस बात, सेकंड पेपर वालों का फीडबैक बता रहा हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस मैसिव करेंगे, क्विजेस देंगे, तो फेल होने का कोई भी रीजन है ही नहीं। ये पेपर पास वाला है, फेल क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, थ्योरी से जान नहीं छुपानी। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट, फिर आप कॉपी करेंगे, फिर मैं एक सवाल कराऊंगा, फिर आप कॉपी करेंगे, फिर एक सवाल आप सॉल्व करेंगे, फिर हम पास पेपर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका क्विज ले लेंगे आपसे। तो आपने क्विज से नहीं भागना, ये ना मैं क्विज लगाऊं
तो यहाँ पर सिर्फ मैं और फरिश्ते हूँ बस, और कोई ना हो। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कि यार जिनके लिए मैंने क्विज लगाया था वो आवाम कहाँ है। अक्सर टेस्ट जो बेचारे लेते हैं वो हमसे बोलते हैं सर आप लोग क्विज लगवाते हैं, स्टूडेंट क्विज में आते ही नहीं। स्किल्स में नॉर्मली क्विज नहीं लिया जाता जी। मैं खुद करूंगा, वो वाले क्विज नहीं, वो जो आप लोग को, वो मुझे पता था इसलिए तो हमने वो खुद बनाए में। ठीक है, तो वो आपको हम देंगे। वो हमारा अपने बने हुए ऑथेंटिक होंगे और ACC के समझे पास पेपर की तरह होंगे, ताकि आपको फायदा भी। ठीक है, कोई एग्जैक्ट 100% रेलिवेंट होंगे, कोई रेलिवेंट चीज नहीं होगी उसमें। ठीक है, बेफिक्र हो जाओ उससे। फिर मैं उसके सजेशन आंसर भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, ताकि आप देख लिया करें कि आपकी गलती क्या है। ठीक है, तो सर यस, ये इंशाल्लाह पैटर्न होगा पढ़ने का हमारा। अच्छा, ये रिसोर्सेज हैं, इसके सारों के पीडीएफ मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको कुछ मर्जी है। अच्छा, मैं एक सजेशन है मेरी कि आप लोग एटलीस्ट कप्लान F9 ले लें, स्टडी टेक्स्ट। किट भी लेते हैं, आपकी मर्जी है। एटलीस्ट ये ले लें, क्योंकि आपको इसमें नोटिंग करवाऊंगा मैं चीजों की। तो वो नोटिंग वहां हो जाएगी, आप थ्योरी की रीडिंग वहां से कर लेंगे, हर पेज के ऊपर उसकी समरी बना लेंगे, तो आपकी बहुत आसानी हो जाएगी। सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना नॉट रिकमेंडेड, सही है। तो एक आधा किताब जरूर खरीदें जिसमें स्टडी टेस्ट का प्लान क्या है, उसकी गेट हो सकती है। वो तो ACC स्टडी हब तो मौजूद ही नहीं है, तो उसकी सिर्फ पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वो आप यूज कर लीजिएगा। तो BPP किट बेशक आप सॉफ्ट में से प्रैक्टिस ही करनी है उसकी, तो ये सब। तो किट हो जाएंगी 3, स्टडी हब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कैप्लान किट, BPP किट, और 2 जगह से थ्योरी। सही है। तो और थ्योरी के नोट्स इसके अलावा जो मैं दूंगा, वो इसमें नहीं लिखे मैंने, वो जो क्लास नोट्स लिखे हैं मैं वही है वो। तो वो क्लास नोट्स के अंदर हर चैप्टर की थ्योरी अलग अलग, हर पास पेपर के अंदर उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं वो अलग अलग, ये वो मेरी मतलब वो मेरा मटेरियल अलग से शामिल है इसके अंदर, वो क्लास नोट्स के नाम से। ठीक है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह लिंक के थ्रू हर चीज प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चों अपने पास हेडिंग डाल दो। पहला डिसीजन इंशाल्लाह हम सीखने जा रहे हैं। आपको याद होगा हमने 3 डिसीजन पे बात की हुई है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन ना। हमने कहा कि F9 में हमने कितने डिसीजन सीखने हैं? 3। एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा क्या था? डिविडेंड। सही है। और इन तीनों में से जो प्राइम डिसीजन है वो हमारा कौन सा है? क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है पेपर पैटर्न, पेपर के मार्क्स आप देखें, इसमें से इंशाल्लाह आपको तकरीबन 30% का पेपर नजर आ रहा होगा। तो सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपके कोर्स के अंदर तकरीबन 5 चैप्टर्स सिर्फ इस टॉपिक से हैं। 5 चैप्टर्स, समझ में आ रही बात? सो इसलिए 20 चैप्टर है तो 5 चैप्टर का मतलब 25%। और मैंने आपसे क्या कहा है कि 25 to 30 मार्क्स का एग्जाम में पेपर इस टॉपिक से आ रहा है, इस एरिया से आ रहा है। इसलिए सर आपको ये बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप सेफ हो जाए। तो जो इंपॉर्टेंट होगा फिर उसके बाद में वर्किंग कैपिटल करा दूंगा आपको, वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ये 3 एरियाज जैसे ही कंप्लीट हुए, जिसके अंदर 40 मार्क के CRQs कवर हो जाएंगे और 10 मार्क का आपका वो कवर हो जाएगा, क्या? OTQ। तो 40 और 10 50 मार्क का 50% कोर्स इन 3 एरियाज पे, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही है, 3 एरियाज से 50%। तो ये तीनों सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, और लास्ट में थ्योरी। ठीक है यार, एक काम करो यार, रुको मैं कॉल करता हूँ यार, ये AC बंद करवाएं, बहुत ज्यादा हो गया। तो वो किसको किया है? क्या कह रहे हैं? ओ हाँ भाई, उनको बोलो ओके नहीं, बंद भी करो। अल्लाह।
चले, मैंने कह दिया, मेरे ख्याल कर दूंगा। चले, तो सर सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन सीखने जा रहे हैं। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सीखने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यार इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? जी, कोई जानता है कि सर, कोई बता सकता है कि सर इन्वेस्टमेंट का मतलब जो है वो ये हो सकता है? क्या जहन है आपका? अभी आप अक्सर ये लोग जब बार बार अपनी जिंदगियों में यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है ये भी, कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आपके घर में 10 लाख रुपए पड़े हो, ठीक है, और आपसे कोई कहे कि यार 5 साल के लिए एक प्लॉट खरीद लो, यानी कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर दो, सही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जिस पैसे को घर में रख के बैठे हैं, उससे जाहिर सी बात है आप घर के खर्चे भी करते हैं, सही है, आपके किचन एक्सपेंसेस होते हैं। वो लेट सपोज 1 लाख रुपया जो है ना वो 1 साल का है, समझाने के लिए। तो अब 10 लाख पड़े, 5 साल के लिए प्लॉट खरीदना है। तो मेरा सवाल यह है कि आप 10 लाख का प्लॉट खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? 10 लाख का प्लॉट, आपके पास 10 लाख पड़े, ठीक है, 10 लाख रुपए आपके पास पड़े, 5 साल के लिए प्लॉट खरीदना है, सही है, ये भी ठीक है। 5 लाख पर ईयर का जो घर का खर्चा है वो 1 लाख रुपए है। तो मेरा सवाल यह कि क्या 10 लाख रुपए आप लगाएंगे प्लॉट पे? नहीं लगाएंगे? 10 लाख लगा दूंगा सर, फिर 5 साल तक खाऊंगा कैसे? ऐसा ही है ना? तो पता चला कि यार मैं अगर अपने घर के किचन एक्सपेंसेस जिस पैसे से चलते हैं उससे इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो मेरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, चलता हुआ घर डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो मेरे पास टोटल है 10 लाख रुपए, उसमें से 5 लाख तो मुझे खाने पीने, बिजनेस को चलाने, घर को चलाने के लिए चाहिए, तो उसको टोटल में से साइड पे कर दो। तो 10 में से 5 तो चले गए किसमें, घर को चलाने के लिए, तो बचे कितने? इसे आप कहेंगे नेट सेविंग, क्या कहेंगे, या सरप्लस अमाउंट, क्या कहेंगे? तो सर याद रखो, अपने जहनों में बिठा लो, जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाओगे हमेशा सरप्लस अमाउंट से करोगे। जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाओगे हमेशा सरप्लस अमाउंट से करो। जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाओगे हमेशा सरप्लस अमाउंट से करो। कभी भी टोटल फंड्स को इन्वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अभी मैंने समझाया है, अगर सारा फंड इन्वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारे डेली ऑपरेशंस हिट हो जाएंगे। अब आओ कंपनी की तरफ चलते हैं। सेम काम कंपनी भी करती है। कंपनी अपने टोटल रिसोर्सेज को पहले जनरेट करती है, पहले कैलकुलेट करती है, फिर ये देखती है कि यार मेरे बिजनेस का वर्किंग कैपिटल कितना है। क्योंकि देखो भाई, नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये थोड़ी करूंगा कि जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है उसको बंद कर दूं। ये तो होशियारी, ये तो समझदारी नहीं है कि मैं अपना चलता हुआ बिजनेस बंद करके कोई नया बिजनेस। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंपनीज अपने टोटल फंड्स जो अवेलेबल हैं उनमें से वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को साइड पे करेंगी, और उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट बचेगा उसमें से क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट्स करेंगी। तो याद रख लो एक बात कि इन्वेस्टमेंट्स हमेशा किससे होंगी, सरप्लस अमाउंट से होंगी। इन्वेस्टमेंट हमेशा सरप्लस अमाउंट से होगी। अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सर इन्वेस्टमेंट होती क्या है, तो ये जो मैंने सरप्लस अमाउंट को आपको इसलिए बताया कि अब डेफिनेशन आपको फिर अच्छे से समझ में आएगी। अब सुने गौर से, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टू जनरेट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, टू जनरेट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। जब मैं कह रहा हूं एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, तो इसका मतलब है
जो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी उसके लिए पैसा भी मेरे पास क्या था, एडिशनल, जिसको मैंने इन्वेस्ट करके एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट किया। तो पता ये चला कि इन्वेस्टमेंट हमेशा सरप्लस अमाउंट से होगी, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टू जनरेट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। तो आइए सर, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की यहां पर डेफिनेशन लिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स जनरेट टू जनरेट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, और एक बात और क्या लिख लो, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज मेड थ्रू सरप्लस फंड्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज मेड थ्रू सरप्लस फंड्स। और सरप्लस फंड का मतलब क्या होता है, टोटल फंड्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का मतलब, और ये हो गया इन्वेस्टमेंट सरप्लस फंड्स का मतलब। और आपने ये सीख लिया कि इन्वेस्टमेंट हमेशा सरप्लस फंड्स के थ्रू होगी, कभी भी टोटल फंड्स को हम इन्वेस्ट नहीं करते। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जो हमारा टॉपिक है उसके नाम की तरफ। तो हमने इन्वेस्टमेंट को समझ लिया, अब हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता क्या है। अब जरा प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। देखो बच्चों, तुम एक बात जानते हो कि इन्वेस्टमेंट मैं उसी सूरत में कर सकता हूं जब मेरे पास फंड्स होंगे, फाइनेंस होगा। तो इसका मतलब है, एक मैं यहां पर अजम्पशन लेके चलूंगा कि मैं फाइनेंस ऑलरेडी अरेंज कर चुका हूं। सर वो फाइनेंशियल एक्टिविटी, हाँ आगे पढ़ेंगे ना तो वहां पे इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्ती तौर पर क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंस अरेंज हो चुका है, और अब हमें उस फाइनेंस को क्या करना है, इन्वेस्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज ये अज्यूम करोगे, दूसरा तुम जानते हो कि फाइनेंस फ्री में अरेंज नहीं होता। तो फाइनेंस के ऊपर आपको क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेयर करना होता है। तो आपको फाइनेंस भी अवेलेबल है, ये हमारी अजम्पशन है, हमारे पास फाइनेंस भी अवेलेबल है, और उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी हमें गिवन होगी, हमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग के एरिया में हम फंड्स को भी कैलकुलेट करेंगे और उनकी कॉस्ट को भी कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हमें ये दोनों चीजें अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यस, इट इज आर अजम्पशन। अजम्पशंस क्या है सर? फाइनेंस हैव ऑलरेडी बीन जनरेटेड। सही है, फाइनेंस ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। एंड सेकंड, वी नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, लिख लें इसको अपने पास।
अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? खैरियत से? ये बताएं कि यार टाइम देते हैं, अभी क्लास स्टार्ट करनी है। डन। चलो, तो सर अब हम अपने पास हेडिंग डालें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब हम समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता क्या है। यार कौन सा एसी बंद कर रहे हैं भाई ये लोग। यही बंद नहीं हुआ एसी यार दोनों। चल, अब हमने फाइनेंस अरेंज कर लिया और अब हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। उसके लिए मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट को अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है चेकआउट करना। ठीक है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा एंटिटीज में अप्रेजल चल रहा है, यानी कि हर इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जा रहा होता है और फिर उसके अगेंस्ट उन्हें क्या दिया जा रहा होता है, रिवॉर्ड्स दिए जा रहे होते हैं। जिसका जितना अच्छा अप्रेजल होता है उसको उतना अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है। सही है। तो याद रखो, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है, एक प्रोसेस है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है, एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप ये डिटरमाइन करते हो कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यानी कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। बेसिकली ये एक प्री ऑडिट टूल है। क्या है? एक प्री ऑडिट। मुझे पीएल वाला बंद कर दें। बस जजाकल्ला, उसको चलते रहते हैं। खैर, ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है ये एक प्री ऑडिट टूल है। प्री ऑडिट का मतलब काम करने से पहले का ऑडिट। देखो आप लोग की जो एंटिटीज में होता है ईयर एंड पर, वो होता है पोस्ट ऑडिट। यानी कि पूरे साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बिजनेस एक्टिविटी हुई है उसके हर एक चीज को चेकआउट करना। ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना। तो वो ऑडिट जो ईयर एंड पे होता है वो आपका जो है वो नॉर्मल ऑडिट होता है, जिसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एग्जामिनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले का ऑडिट है, जिसको हम कहते हैं प्री ऑडिट। क्या कहते हैं? प्री ऑडिट। और इसमें हम यही चेक करेंगे कि आया मुझे इस इन्वेस्टमेंट के साथ आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सर। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मींस, या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज द प्रोसेस in which company will check out either they should invest the resources or not।
चल, तो सर ये हमने सीख लिया कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या होता है। सो इट इज प्री ऑडिट। ठीक है, ये है एक प्री ऑडिट। अब सर जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को सीख लिया, तो अब आप ये पूछेंगे कि सर ठीक है, आपने बता दिया इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हम प्री ऑडिट कर रहे होते हैं। अब सवाल है कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। आइए अब उसके कुछ टूल सीखते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो प्रोसेस है उसे अप्लाई करने के लिए कौन से ऐसे टूल्स हैं, यानी कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को अप्रेस करेंगे कि आया ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, तो अपने पास हेडिंग डाल दें, मेथड्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और इस स्लाइड को लिख ले अपने पास।
है ना? चले अब गौर से सुनेंगे सर। अब हम सीखने जा रहे हैं वो मेथड्स जिसके थ्रू हम अप्रेजल करना सीखेंगे, या उन टूल्स को यूज करके हम किसी भी प्रोजेक्ट को चेक करेंगे कि आया ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अब सबसे पहले हम इसकी लॉजिक को समझते हैं कि सर आपने दो तरह के टूल्स लिखे हैं, एक प्रॉफिट के ऊपर बेस कर रहे हैं और एक कैश फ्लो के ऊपर। देखो दुनिया में ना हर तरह का इंसान है। आपने एक इंसान के सामने एक प्रोजेक्ट रखा और आपने कहा भाई बताओ ये प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है। उसने कहा यार ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा है। हमने कहा क्यों अच्छा है? बोले यार इसके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं। यानी कि उसने अपने डिसीजन का जो बेस बनाया वो किस चीज को बनाया? प्रॉफिट को बनाया। फिर दूसरे इंसान को हमने बुलाया, हमने कहा भाई ये प्रोजेक्ट अच्छा है। उसने कहा नहीं नहीं अच्छा नहीं है। हमने कहा यार पहले वाला बोल रहा अच्छा, तुम बोल रहे हो अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है? कह रहे यार इसके कैश फ्लोज अच्छे नहीं है। इसके कैश फ्लोज अच्छे। तो सर इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैश फ्लो एक अलग चीज है, प्रॉफिट एक अलग चीज है। क्योंकि एक बंदे ने प्रॉफिट को यूज करके बोला कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, दूसरे बंदे ने कैश को देखते हुए बोला इसके प्रोजेक्ट के कैश फ्लो अच्छे नहीं है, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड प्रॉफिट? जी ऑनलाइन आप लोग भी दे सकते हैं, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं कब से। किसमें? वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही है। हम्म। सेल्स से प्रॉफिट जनरेट होता है। जी सही है। चलें ठीक है, आप लोगों ने अपने तो से आंसर दिए, गलत नहीं है। मैं इनको और बेहतर कर देता हूँ, ठीक है। आप याद रखें, आप जब बात करते हैं ना प्रॉफिट और कैश फ्लो को और इनको डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं तो बहुत सारी बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जैसे इन्होंने कहा सर कि ये प्रॉफिट जो है रेवेन्यू से जनरेट होता है, तो याद रखिए प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैश फ्लो इज द पार्ट ऑफ एसेट। क्या ख्याल है? प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैश फ्लो इज द पार्ट ऑफ एसेट। ठीक हो गया? आप जब किसी चीज को कहते हैं कि प्रॉफिट, तो जरूरी नहीं है वो रियलाइज्ड हो, मतलब आपको मिल भी चुका हो। प्रॉफिट अनरियलाइज भी होता है ना? आपने एक चीज पढ़ी थी, रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। सर ने कहा था कि अनरियलाइज गेन होता है ना? मार्केट में एसेट की वैल्यू बढ़ गई लेकिन आपको पैसे तो नहीं मिले ना। इसका मतलब है प्रॉफिट रियलाइज भी हो सकता है और अनरियलाइज भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैश की, तो कैश हमेशा क्या होता है? रियलाइज। ऐसे ही है ना? कभी आपने ये टर्म सुनी अनरियलाइज कैश? ये लफ्ज नहीं सुना होगा। अनरियलाइज प्रॉफिट सुना होगा, अनरियलाइज कैश नहीं सुना। तो कैश रियलाइज अमाउंट का नाम है, प्रॉफिट अनरियलाइज भी हो सकता है। नेक्स्ट, मुझे बताओ क्या तुम अपने प्रॉफिट्स के थ्रू अपनी लाइबिलिटीज खत्म कर सकते हो? तुम बोलो जी मेरी इनकम स्टेटमेंट में 5 लाख का प्रॉफिट शो हो रहा है, ए अकाउंट्स पेबल वाले क्रेडिटर भाई ये प्रॉफिट की वजह से तुम ये लाइबिलिटीज माफ कर दे, वो कर देगा? तो पता चला लाइबिलिटीज खत्म नहीं हो सकती प्रॉफिट से। लेकिन जब कैश होगा तो कैश के थ्रू हम पेमेंट्स करके अपनी लाइबिलिटीज को खत्म, बोलो, कर सकते। तो आपकी इस डिस्कशन से जो आपने सर अभी की कि कैश रियलाइज होता है, प्रॉफिट अनरियलाइज भी हो सकता है, कैश के थ्रू आप लाइबिलिटीज खत्म कर सकते हो, प्रॉफिट के थ्रू नहीं कर सकते। कैश एक एसेट है, रेवेन्यू, प्रॉफिट एक पार्ट ऑफ रेवेन्यू है। तो सर इस डिस्कशन से तो लग रहा है कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि कैश इज किंग, कैश इज बेटर देन प्रॉफिट। यस बिल्कुल यही बात है। यस बिल्कुल यही बात है कि कैश जो है वो बहुत बेहतर है प्रॉफिट से। क्योंकि अभी हमने उसके ऊपर 3 लॉजिकल डिफरेंसेस को समझा कि हाँ यार ये सब तो कैश में होता है, प्रॉफिट में तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए भाई अपने जहनों में रखिए कि यस सर प्रॉफिट जो है वो बहुत
नीचे है कैश फ्लो के मुकाबले में। इसलिए आप बोर्ड बोर्ड पे गौर से देखें तो प्रॉफिट का सिर्फ कितना टूल है, सिर्फ एक टूल है। यानी कि अप्रेजल करने के लिए अगर आप किसी प्रोजेक्ट को प्रॉफिट की बेस पे अप्रेजल करना चाहेंगे तो सिर्फ एक ही टूल है आपके पास, दैट इज आरओसी। लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट को कैश फ्लो की बेस पर अप्रेस करना चाहेंगे तो उसके लिए आपके पास कितने टूल्स हैं, कई तरह के टूल्स हैं। समझ में आ रही बात? तो सर पहला पढ़ना चाह रहे हैं प्रॉफिट वाला, जो हमारे पास लिखा हुआ है ROI, ROC या ARR। और फिर इंशाल्लाह हम कैश फ्लो के ऊपर आएंगे, फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, कंसीडर पीवी या नॉट कंसीडर पीवी, ये क्या होता है, इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ROC सीखते हैं। चलो बच्चों, इस स्लाइड को अपने पास जल्दी से लिख लो। ROC के मैंने दो फार्मूलाज आपके सामने लिख दिए, और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर इसका डिसीजन रूल भी सीखेंगे हम कि सर किस बेस पे डिसीजन लेना है कि आया हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। डिसीजन रूल पढ़ने में सही आ रहा है ना? इफ द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन टारगेट रेट, ठीक। नहीं, 10 साल का प्रोजेक्ट होगा तो 10 साल के प्रॉफिट डिवाइड बाय 10, जितने भी साल का प्रोजेक्ट होगा उतने। अच्छा, आप लोग अभी एडमिन से मैसेज आया कि फॉर्म जो है वो जाते हुए ले लीजिएगा, ठीक है। और कल नेक्स्ट क्लास में देते हैं, आज देते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन फॉर्म जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि फिर उसको हम कंक्लूड करें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो एडमिन से ऑनलाइन फॉर्म मंगवा लें और उनको फिल करके सबमिट कर दें, ताकि फिर हम अपना सेक्शन को फाइनली डन करें, ठीक है।
नहीं नहीं, फिजिकल होगी, फिजिकल होगी, मैंने बताया ना मैं आऊंगा। लेकिन अब आप लोग, इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक दो और, क्योंकि ऑनलाइन में बैठे हुए बच्चे ना, तो वो ऑनलाइन वाले तो कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन ही लेंगे। कुछ अगर दो तीन फिजिकल आप भी आते रहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे इशू नहीं। ठीक। हाँ, इसलिए हम चूंकि इवनिंग में बनाएंगे ना, तो उसमें कुछ करके हम मर्ज करके कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह बन जाएगा कुछ। नहीं, डिसीजन जाना। जैसे कभी मैक्सिमम ये होगा कि अगर कभी वहाँ क्लास तो आप लोग को ऑनलाइन कर देंगे, कभी एक आधा क्लास में वरना कभी संडे को मर्ज करते हैं तो यहाँ पे लेते हैं, वो बच्चे आ जाते हैं या ऑनलाइन ले जाते हैं, या कभी वहाँ करते हैं तो यहाँ के बच्चे ऑनलाइन। मर्ज एक मतलब वीक में एक आधा क्लास मर्ज करेंगे करेंगे, फिजिकल तो, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, यही 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 मैं डिसाइड करने के लिए एडमिन यही करती है, फॉर्म का जो बोलती है ना, वो इसलिए कहती है कि फॉर्म देख के वो डिसाइड करेंगे। आपको अगली क्लास से पहले थर्सडे को इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास है, तो वो होगी, फिर उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आपको, वैसे तो इंशाल्लाह बन जाएगा बैच, ठीक है। नहीं होता तो फिर मैं आपको एक और हल दूंगा, वो इंशाल्लाह हो जाएगा मसला। वो आप परेशान ना हो, सही। क्योंकि कल मैं वहां पे भी बैच शुरू करूँ ना, तो वो कल पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और थर्सडे को आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, जल्दी से इसको हम कंक्लूड करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आरओसी होता क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फुल फॉर्म है, जिसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी हम कहते हैं, है ना। ये सब चीजें हैं। सर इसका मतलब क्या होता है, यार इसको समझ लें। देखो, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। आपने F3 से कैपिटल एम्प्लॉयड की टर्म पढ़ी होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या था? टोटल वो फंड्स जो बिजनेस में इंजेक्ट हुए हुए, इन्वेस्ट हुए हुए फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन या फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट जनरेशन, तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो $1 बिजनेस में लगा हुआ है, उस पे आप एवरेज पर डॉलर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सही है। तो आरओसी का फुल फॉर्म हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला हमने, जिसकी लॉजिक क्या बताई, जिसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि पर डॉलर जो इन्वेस्ट हुआ हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड में, यानी कि कैपिटल में लगा हुआ, उस पे पर डॉलर पे कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज आरओसी, जिसको हम एआरआर भी कहते हैं। अब आरओसी के फार्मूले दो हैं। अगर कभी खामोश रहे, सिंपल कहे आरओसी निकालो, तो वो पहला वाला फार्मूला यूज होगा बस। यानी कि आप टोटल एवरेज प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल से। लेट सपोज 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो आप 5 साल के प्रॉफिट्स को निकालेंगे। कौन से प्रॉफिट्स को? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। पांचों सालों के प्रॉफिट को ऊपर टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 5 मारेंगे, तो एक एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आरओसी आ जाएगा, सिंपल वाला। लेकिन अगर सवाल में एग्जामिनर खुद आपसे कहे कि भाई आप आरओसी निकाल दो एवरेज की बेस पर या एवरेज कैपिटल की बेस पर, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, ऊपर तो आपका वही एवरेज प्रॉफिट आएगा, नीचे आपकी जो पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रही थी, अब वो बन जाएगी एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या बन जाएगी? सर एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। टोटल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इसको नीचे रखेंगे, और एवरेज प्रॉफिट वही वाला, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो ऊपर रख के डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपका एवरेज की बेस पर आरओसी आ जाएगा। अब यहां पर सवाल यह है कि सर लेट से मैंने आरओसी कैलकुलेट किया और मेरा आरओसी आ गया 30%। कितना आ गया? 30%। अब बताइए क्या मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, सवाल है ना। तो अब इसका डिसीजन लेने का रूल समझ लो। तुम्हारा आरओसी जो भी है उसको सामने रखो, और उसे तुम कंपेयर करो अपने टारगेटेड रिटर्न से, कि तुम कमाना कितना चाहते थे। भाई हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि हम हर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें एटलीस्ट 25% रिटर्न हो। ये हमने टारगेट बना लिया। अब टारगेट रिटर्न है 25%, और मेरा एक्चुअल रिटर्न कितना है? 30%, ऐसा ही है। तो मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या मेरा रिटर्न मेरे टारगेट रिटर्न से ज्यादा है या नहीं, तो मुझे फिर एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट। और अगर मेरा आरओसी मेरे टारगेट रिटर्न से नीचे आ जाए, तो मुझे इस प्रोजेक्ट को क्या कर देना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए।
बात समझ में आ रही है? तो ये सर डिसीजन रूल लिखा हुआ आपके सामने, इफ ARR इज ग्रेटर देन टारगेट रिटर्न देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एंड इफ इट इज लेस देन रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने ROC की फार्मूलाज को देखा और इसकी लॉजिक को देखा और डिसीजन रूल को देखा। इंशाल्लाह यहीं से हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा जल्दी से चुनो, दोबारा 6 बजे फिर क्लास है। गला जो है वो बिल्कुल जाम हो गया, ठीक है, तो नमाज भी पढ़नी है, तो आज हम 15 मिनट जल्दी ऑफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो थर्सडे को होगी, आपके साथ सर निसार लिंक शेयर कर लेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा फिजिकल आए, ताकि फिर हमें कोई आगे बात करने का मसला ही ना, हम बोले भाई बच्चे आ रहे हैं फिजिकल, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कामयाबी से इस्टेब्लिश कर लेंगे सेक्शन को, ठीक है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। इस सेशन को दोबारा आपके पास टाइम हो तो रिवाइज करके जरूर आइएगा, और फिर हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग थर्सडे को होगी, ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।